जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वच्छ और सुरक्षित होंगे। देखिए दोस्तों, ड्रीम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका ड्रीम आज फुलफिल हुआ। कैसे फुलफिल हुआ, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का कायाकल्प हो चुका है और ये कायाकल्प 850 साल बाद हुआ है। तो बहुत टाइम लगा, 850 साल। और ऐसा ये भी कहना चाहिए कि इसको कायाकल्प बहुत पहले हो जाना चाहिए। बताऊं, हम लोग एक पास्ट से अभी हम लोग प्रेजेंट में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स तरीके से। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ। देखिए, हमारे देश के पीएम इन्होंने आज इनोग्रेशन किया न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी का। और आपको बताऊं कि ये बस क्लोजेस्ट, मतलब बगल में ही है। कहाँ पे? जो पुराना अवशेष जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो ये यूनिवर्सिटी था, अवशेष बचा हुआ इवेक्यूएशन के बाद निकला, उसके जस्ट सामने। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, आपको बता दूं। राजगीर नामक एक जगह है। और वो राजगीर नामक जगह कौन से स्टेट में है? तो बिहार राज्य स्थित है। देखिए, आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम की, न्यूज 18 की, हिंदुस्तान टाइम्स की, फाइनेंशियल टाइम्स की। हर जगह ये छाया हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपको बताऊंगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरे डिटेल्स में। चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना का, तो ये 5वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 427, तो लगभग 5वीं शताब्दी बोला जाता है। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल, मतलब आवासीय, यहाँ पे बच्चे और टीचर दोनों रहते थे। एक जगह पे रहते थे दोनों, बच्चे और टीचर। बताऊं इसको, ये 500 साल पहले है। किससे पहले है? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जब वो बना था, उससे 500 साल पहले ये बनकर तैयार था। यहाँ पे लोग आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। और लगभग पूरी दुनिया से आते थे। और फिलहाल में जो नई यूनिवर्सिटी है, उसमें अभी 30 देश के बच्चे हैं। बताऊं कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक्स थे, 9 मिलियंस बुक्स थे यहाँ पे। और बताऊं कि 10,000 स्टूडेंट पूरी दुनिया से उस वक्त आके पढ़ते थे। अभी 30 देश के बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, उस समय के टाइम में आप नालंदा को समेट नहीं सकते हैं, उसको बांध नहीं सकते हैं, उसका अच्छे तरीके, मतलब एक होता है ना, प्रॉपर विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये नालंदा अपने आप में एक अजूबा था उस समय का। आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल एशिया और पूरी ईस्टर्न साइड से दुनिया भर से देश के स्टूडेंट आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। वो यहाँ पे सीखते क्या थे? मेडिसिन सीखते थे, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड ऑल अबव। और आपको बताऊं, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, ये सारे सीखते थे वहां पे। दलाई लामा, जो बौद्ध गुरु, बौद्ध के सबसे बड़े गुरु हैं, बौद्ध धर्म के, उन्होंने ये बात बोला था कि हमारे पास जितना भी नॉलेज आया, वो सारा नालंदा से आया। तो सोचिए, एक पूरा एक धर्म को इन्होंने प्रेरित किया, पूरे धर्म का विस्तार हुआ, बहुत कुछ हुआ एक बस नालंदा यूनिवर्सिटी के ज्ञान से। तो अपने आप में एक अजूबा था। आपको बता दूं कि चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका सहित पूरी दुनिया के लोग आते थे यहाँ पे, फिलोसफी पढ़ते थे, जाके यहाँ से पढ़ के प्रचार करते थे बौद्ध धर्म के। और आपको पता होना चाहिए, जितना भी फैला दुनिया में ये, हाईली स्प्रेड फैला, जितना भी धर्म ये फैला, बुद्ध गुरु, बुद्ध धर्म, तो यहाँ से वो लोग नालंदा से ही पढ़ के निकले और गए थे। देखिए, एक मॉन्क आया था, ट्रैवलर था, जुआंग जैंग, चाइना से आया हुआ था। वो यहाँ पे नालंदा में पढ़ाई किया और फिर बच्चों को पढ़ाया। फिर 645 सेंचुरी में वो वापस गया। वापस गया तो वो अपने साथ कुछ बुक्स लेके गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्टेड लेके गया था, नालंदा से लेके गया था। और बाद में यही आदमी, जुआंग जैंग, ये मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट स्कॉलर बना। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट स्कॉलर मतलब एक बहुत बड़ा धर्म गुरु बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। और बाद में इसके जो शिष्य थे, जापान से एक शिष्य आए थे, तो वो इससे सीखा, चाइनीज जो जुआंग जैन से, उनसे सीखा। और पूरी दुनिया में उस शिष्य का नाम था दोसो, जापानी शिष्य था जुआंग जैन का। ये सीखा और पूरी जापान से लेके सहित पूरी ईस्ट एशिया में ये अपने धर्म का प्रचार किए। तो सोचिए, कितना बड़ा महत्व रखता था नालंदा उस समय। द मॉन्क हु ब्रॉट बुद्धिज्म इन ईस्ट, यही मॉन्क था 200। किसका शिष्य? जुआंग जैन का। जुआंग जैन पढ़ा कहां से था? तो नालंदा से पढ़ा था। तो सोचिए, कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण जगह था उस समय, और एक अजूबा था, जो कितने लोगों का ज्ञान का भंडार था। आपको पता होना चाहिए, अभी भी जब इवेक्यूशन होता है, तो 13,000 के आसपास एंटीकूड और स्कल्पचर्स निकलते हैं, मूर्तियां निकलते रहती हैं बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड। और 2016 में इसको यूएन ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कब किया था? 2016 में किया था, याद रखिएगा लोग। और सभी को पता ही है कि एक बहुत ही दुखद घटना घटा। दुखद घटना क्या घटा? बख्तियार खिलजी नामक एक दुष्ट सेनापति ने इसको जला डाला, अपने अहंकार के चक्कर में इसको जला डाला। और आज भी आपको पता होना चाहिए, 23 हेक्टेयर के एवेक्यूशन करने के बाद बस एक ओरिजिनल कैंपस को निकाला जा चुका है। तो बहुत दुखद होता है कि अगर दुनिया में, अगर सॉरी, भारत में अगर कोई सबसे बड़ा लॉस हुआ था ना, तो बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जल जाना।
अगर ये होता ना तो भारत आज पूरी दुनिया में राज कर रहा होता, आज से नहीं बहुत पहले से राज कर रहा होता। ये हम लोग कभी गुलाम नहीं होते, आज राज कर रहे होते पूरी दुनिया में। जैसे आज अमेरिका है ना, अमेरिका से बहुत, समझिए कि बहुत आगे रहते हैं अभी हम लोग। तो देखिए जो भी इन्वेंशन सही जो कुछ भी था ना, सारा का सारा नालंदा में था। तो बहुत सारे हिस्टोरियन, जियो पॉलिटिशियन से लेके सब लोग बोलते हैं, यहाँ तक राजीव दीक्षित जो एक समय पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर मैन थे और बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने तक कहा था कि भारत का सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था वो नालंदा यूनिवर्सिटी का जल जाना। और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि आज इनॉग्रेशन हो गया और 17 देश के राजदूत यहाँ पे पधारे हैं। सोचिए कितना बड़ा इवेंट हुआ था यहाँ पे। और एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इसरो के चीफ थे, उन्हों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनका ये सपना था कि हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करें और नालंदा यूनिवर्सिटी का वो गौरव वापस फिर से हम लोग लौटा दें। 2010 में ये एक्ट पास हुआ था। कहाँ पे ये एक्ट पास हुआ था? फिलीपींस में 2007 में ये सबमिट हुआ था वहां पे। बाद में 2014 में ये यहाँ पे पूरी तरीके से काम कंप्लीट हुआ और 2014 से धीरे धीरे समय बीतता गया और 2024 आया और फिर इनॉग्रेशन हुआ नया कैंपस का। देखिए ये रहा नया नालंदा यूनिवर्सिटी। ये देख रहे हैं पूरी तरीके से एकदम नया लुक ले चुका है। और आप यूनिवर्सिटी में ऐसा एंटर करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं उस समय आ चुका हूँ, मैं उस पूरी पुरानी दुनिया में आ चुका हूँ जब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या प्रचलित बातें थी वो मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से। और एकदम नया अजूबा बना चुका है। बात करें इसका पहला विशेषता की, तो ये इसके पास इतना ज्यादा पानी है ना कि आपको 2 साल तक इसको यूनिवर्सिटी को पानी नहीं मिलेगा तो ये अपने पानी पे सर्वाइव कर सकता है। हाई वाटर है और खुद से वाटर कंज्यूम किया है। सेकेंड है वर्ल्ड लार्जेस्ट नेट जियो। नेट जियो मतलब ये यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कार्बन पैदा नहीं हो सकता है, मतलब पोल्यूशन वोल्यूशन जो कुछ भी होगा सारा का सारा रिसाइकल हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही। थर्ड बात समझिए यहाँ पे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये खुद से मतलब सोलर पैनल से खुद से एनर्जी बनाता है, समझ रहे हैं ना? सोलर एनर्जी खुद से प्रोड्यूस करता है और इतना ज्यादा करता है ना कि बिहार सरकार को ये बेचता है। अब बिजली बेचता है, सोचिए। ये यूनिवर्सिटी खुद के लिए बनाता है और बिजली जो बच जाता है वो बिहार सरकार को बेचता है। तो एकदम नया अजूबा बनाया गया है। एकेडमिक स्पाइंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में देख रहे हैं माता सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और 25 बड़े बड़े क्लासरूम्स बनाए गए हैं और 1360 स्टूडेंट का एकोमोडेट पढ़ सकते हैं एक समय पे। बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन रूम है, फैकल्टी ऑफिस है, लेबोरेटरीज है, 100 प्लस मिनी सीटर ऑडिटोरियम है, 2 ऑडिटोरियम है। तो और बात करें मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे एक्सरे फैसिलिटीज है, ऑपरेशन थिएटर है, ड्रेसिंग रूम है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, ईसीजी सर्विस है, वन साइड फार्मा है, सूर्य फार्मा तक बैठा गया है, एम्बुलेंस सर्विस है, ऑपरेशन थिएटर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एकदम नया एक अजूबा बना है पूरी दुनिया को का। आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यूनिवर्सिटी बना है ना 50 साल आगे देखते हुए बना है, 50 ईयर्स। मेरे को लग रहा है कि ये पहला यूनिवर्सिटी है भारत में जो 50 साल की जरूरतों को देखते हुए आगे बना है। और लाइब्रेरी की बात करें तो ये लाइब्रेरी 6 मंजिला लाइब्रेरी है और बहुत बेहतरीन है। 17,544 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस लाइब्रेरी में फिलहाल बात करें तो पहले की तरह तो 90 मिलियन बुक नहीं है, लेकिन हाँ अभी इसमें करंट में 3 लाख प्लस बुक है, तो बहुत बड़ी बात है। आदमी करियर में 40-50 बुक्स पढ़ लेता है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो 3 लाख है, आप जाके पढ़िए। रेसिडेंशियल हॉल एंड हॉस्टल्स की बात करें तो 24 बिल्डिंग्स बनी गई हैं, एक बॉयज के लिए, सेकंड गर्ल्स के लिए, और 450 कैपेसिटीज है। लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट रह सकते हैं दोनों हॉस्टल्स में। डाइनिंग हॉल की बात करें तो एक बार में 1000 बच्चे यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये डाइनिंग डाइनिंग ये मेस का ये फोटो है, डाइनिंग हॉल बोल सकते हैं। और बच्चे पढ़ते हैं, अभी फिलहाल पढ़ते हैं। देखिए ये बुद्धिस्ट मॉन्क सब यहाँ पे। तो पूरी जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ 30 देश के बच्चे अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। कैफेटेरिया दो है, एक ओपन एरिया, एक बंद एरिया कैफेटेरिया है, ठीक है। तो एक सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम भी है। बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं आने वाले 50 साल को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक बना दिया गया है, सोचिए। और बताऊं कि फूड कोर्ट, शॉपिंग, सेलिंग, इसेंशियल्स, जो भी इसेंशियल चीजें हैं सारे के सारे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएंगी। अगर किसी को मौका मिले तो यहाँ पे जाके पढ़े और बताए इसका एक्सपीरियंस क्या है वो। मैं एक देख रहा था एक वीडियो, तो वहां के बच्चे एकदम सेटिस्फाई हैं इस यूनिवर्सिटी से और खुश है कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और सारे 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 फैसिलिटीज हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, समझ में आए तो शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर। अगर कोई जो भी अपडेट होगा जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल अफेयर में, मैं वो आपको अपडेट दूंगा। जय हिंद। वीडियो को आप शेयर करिए। जय हिंद।